गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा है 5.3। आज हम टॉपिक करेंगे क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है। क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है, मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि अधिकारों को सौंपा जा सकता है, उत्तरदेयता को नहीं सौंपा जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए एक मुख्य प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक उसने काम दिया विभागीय प्रबंधक को, और विभागीय प्रबंधक ने उसी काम को आगे अधीनस्थों में बांट दिया, अधीनस्थ को दे दिया। देखो, मुख्य प्रबंधक ने काम सौंपा है विभागीय प्रबंधक को, विभागीय प्रबंधक ने कार्य सौंपा अधीनस्थों को। जब विभागीय प्रबंधक अधीनस्थ को कार्य सौंपता है, साथ में अधिकार भी दे देता है। अधिकार मीन्स निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्य की सफलता या असफलता के लिए विभागीय प्रबंधक ही उत्तरदायी होगा, उसे ही जवाब देना पड़ेगा मुख्य प्रबंधक को। तो विभागीय प्रबंधक अधिकारों को तो सौंप सकता है, लेकिन अपने उत्तरदेयता को, जो उसकी जवाबदेही है, वो नहीं सौंप सकता, क्योंकि अंतिम जवाब तो विभागीय प्रबंधक को ही, मुख्य प्रबंधक को देना पड़ेगा। इसके बाद है श्रम विभाजन। डिवीजन ऑफ लेबर, अधिकार अंतकरण का आधार। श्रम विभाजन अधिकार अंतकरण का बेस है। अधिकार अंतकरण क्या होता है, मतलब अधिकार सौंपना। किसी कार्य को करने के लिए पहले किसी को कार्य सौंपा जाएगा, मतलब उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। फिर उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति। जब उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार दिए गए, तो उस अधिकार के प्रति उसको जवाब मांगा जाएगा, उसको मतलब उससे जवाबदेही बन जाएगी। तो श्रम विभाजन क्या होता है? श्रम विभाजन में क्या होता है कि प्रत्येक अधिकारी इतना सक्षम नहीं है, इतना योग्य नहीं है कि वो सारे कार्य खुद कर ले। तो वो क्या करता है, संस्था के कुल कार्यों को अधीनस्थों की योग्यता के अनुसार उनमें बांट देता है। तो वो कहलाता है श्रम विभाजन। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करने के योग्य है, उसको काम सौंप देता है। तो श्रम विभाजन, कार्य सौंपना। अगर किसी व्यक्ति को हम कार्य सौंप रहे हैं, तो इसका अर्थ है उसको करने के लिए अधिकार भी सौंपने पड़ेंगे। इसलिए जब हम श्रम विभाजन करते हैं, तो उस समय अधिकार अंतकरण का अधिकार भी सौंपने पड़ेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो अधिकार सौंपना है, उसका आधार क्या है, अधिकार क्यों सौंप रहे हैं? क्योंकि हमने श्रम का विभाजन किया है, और क्योंकि हमने कार्यों का विभाजन किया है, कार्यों को बांट दिया है। अगर कार्य को बांट दिया है, कार्य सौंप दिए हैं, तो हमें अधिकार भी उन्हें देने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्रम विभाजन अधिकार अंतकरण का आधार होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है इसमें अधिकार अंतकरण प्रक्रिया। अधिकार
अंतकरण प्रक्रिया अधिकार अंतकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रोसेस, ये कंटिन्यू याद रखनी है आपको। नंबर 1 उत्तरदायित्व सौंपना, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सौंपना। अधिकार अंतकरण प्रक्रिया का पहला कदम है उत्तरदायित्व सौंपना, किसी कार्य के लिए उत्तरदायित्व सौंपना, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी इतना योग्य नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो सारे कार्य कर सके। तो क्या करता है अधिकारी, जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसको अपने पास रख लेता है, तो अन्य कार्यों को अधीनस्थों को दे देगा, उसका उत्तरदायित्व उनको दे देगा। जैसे उदाहरण के लिए एक वित्त प्रबंधक है, फाइनेंस मैनेजर, वो वित्त व्यवस्था का कार्य तो अपने पास रखकर लेखांकन करना, अकाउंटिंग करना, आंकड़े इकट्ठे करना आदि कार्य अधीनस्थों को सौंप देगा। तो उसने जो मुख्य कार्य है वित्त व्यवस्था, वो वित्त प्रबंधक ने अपने पास रख ली। जो अन्य कार्य है लेखांकन करना, आंकड़े एकत्रित करना, वो उसने अपने अधीनस्थों को दे दिए। दूसरी प्रक्रिया आती है इसके अंदर अधिकार प्रदान करना, अधिकार प्रदान करना। अगर आपने किसी अधीनस्थ को कोई उत्तरदायित्व सौंपा है, कोई कार्य सौंपा है और उसे आप अधिकार नहीं दे रहे, अगर उसे अधिकार नहीं दे रहे तो आपका उत्तरदायित्व सौंपना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये अधिकार अंतकरण प्रक्रिया का दूसरा कदम है कि हमें जिस अधीनस्थ को कोई भी कार्य सौंपा है, कोई भी उसे उत्तरदायित्व दिया है, तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे अधिकार भी देने पड़ेंगे। अधिकार का अर्थ होता है निर्णय लेने की शक्ति। जैसे मुख्य प्रबंधक ने क्रय प्रबंधक को क्रय डिपार्टमेंट दे दिया गया, उसे परचेज डिपार्टमेंट दिया कि तूने क्रय विभाग संभालना है, तो क्रय विभाग उसे दे दिया तो उत्तरदायित्व दे दिया। अब उस क्रय विभाग से को संभालने के लिए अधिकार भी देने पड़ेंगे, मतलब क्रय विभाग के अंदर माल को क्रय करना, उनको स्टॉक रखना और अपने कार्यों को अधीनस्थों में बांटना, ये अधिकार उसे देने पड़ेंगे। यदि अब वो ये अधिकार क्रय विभाग वाले क्रय प्रबंधक को क्रय विभाग के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नहीं देंगे तो अधिकार उत्तरदायित्व सौंपना आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसको पूरा करने के लिए अधिकार भी देने चाहिए। जैसे अभी आपको बताया है कि अगर क्रय प्रबंधक को क्रय विभाग का कार्य तो दे दिया गया कि तुमने परचेस डिपार्टमेंट संभालना है, किसको, परचेस मैनेजर को, लेकिन उसको माल को क्रय करना, स्टॉक रखना, कार्य बांटने का अधिकार नहीं दे रहे, तो आपका उत्तरदायित्व सौंपना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसको माल को क्रय करने का, स्टॉक रखने का, अधीनस्थों में कार्य बांटने का अधिकार देना पड़ेगा। तीसरी प्रक्रिया है इसकी उत्तरदेयता। उत्तरदेयता निश्चित करना। अधिकार अंतकरण प्रक्रिया का ये अंतिम चरण है, अंतिम कदम है। इसमें उत्तरदेयता निश्चित की जाएगी, जवाब मांगा जाएगा अधीनस्थों को जो उन्होंने कार्य किया है, कार्य के निष्पादन के लिए अधीनस्थों से जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि पहले अधिकार सौंपा जाता है, फिर अधिकार को पूरा करने के लिए पहले उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, फिर उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार देने के बाद उनसे जवाब मांगा जाता है कि जो उन्होंने कार्य किया है उसके निष्पादन का जवाब देना पड़ेगा। उत्तरदेयता निश्चित करनी पड़ेगी, कार्य की सफलता या असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उत्तरदायिता भी उसी व्यक्ति को देनी पड़ेगी जिससे कार्य करने का अधिकार मिला है। अगर कार्य करने का आपको अधिकार नहीं मिला
तो आप जवाब नहीं दोगे, उत्तरदेयता आपकी निश्चित नहीं की जाएगी। तो ये है आपकी अधिकार अंतःकरण प्रक्रिया। और ये कंटिन्यू याद रखनी है कि पहले किसी कार्य को करने के उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, कार्य सौंपा जाएगा, फिर उस कार्य को पूरा करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार देने के बाद आपसे जवाब मांगा जाएगा, उत्तरदेयता निश्चित करी जाएगी।